हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उदितांशु सोनी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर एंड इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जैसे कि स्टमेन, राइट। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जैसे कि एक टर्म होती है एंजियोस्पर्म। तो ये क्या होते हैं एंजियोस्पर्म? तो दीज आर बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिनके पास फ्लावर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? एंजियोस्पर्म। तो फ्लावर बियरिंग प्लांट, इन प्लांट को हम क्या बोल देंगे कि ये प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि फ्लावर को बियर करते हैं उनको हम बोल देंगे एंजियोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म रहते हैं उनमें जो फ्लावर रहता है ये क्या है? ये मेजरली मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो फ्लावर इज अ मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द एंजियोस्पर्म्स, राइट। अब ये जो फ्लावर होता है, अब हम देखते हैं कि फ्लावर में बहुत सारे कलर और उसके अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ फ्रेगरेंस देखने को मिलता है। तो इसका यूज़ क्या है? तो जो फ्लावर है कलर और फ्रेगरेंस होता है, ये क्या है? टूल्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा हम? ये कलर एंड द फ्रेगरेंस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टूल्स है। तो जो कलर और फ्रेगरेंस है ये बेसिकली इसका काम रहता है पॉलिनेशन में। अब पॉलिनेशन क्या होगा? पॉलिनेशन मतलब होता है कि जो मेल गैमीट रहता है प्लांट्स में, जैसे कि पोलिन ग्रेन, उसका ट्रांसफर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, राइट। तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए प्लांट को रिक्वायर्ड होता है कोई मीडियम, जैसे कि वो मीडियम हो सकता है बायोटिक, हो सकता है वो मीडियम ये बायोटिक। बायोटिक मतलब कि हो सकता है कोई इंसेक्ट। तो पॉलिनेशन मतलब क्या हो जाएगा कि पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन, हम क्या बोल देंगे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। अब ये स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है। ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट, पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पॉलिनेशन किसको बोल देंगे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, जो कि क्या है? मेल गैमीट एंड ये जो पोलन ग्रेन है ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाए? स्टिग्मा, स्टिग्मा पे, जो कि क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है। तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं पॉलिनेशन। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये टूल है कलर एंड फ्रेग्रेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, हम क्या बोल रहे हैं कि ये कलर एंड फ्रेग्रेंस पॉलिनेशन में भी हेल्प होता है। अब ये जो पॉलिनेशन है ये बेसिकली होता है मेजरली इंसेक्ट के थ्रू, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये कलर एंड फ्रेग्रेंस क्या है? टूल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही जितने ज़्यादा इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे उतना ज़्यादा पॉलिनेशन का चांसेस होगा। तो ये तो हो गई बात फर्टिलाइजेशन से पहले की। इसके बाद जो फ्लावर रहता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, इसके सीड एंड फ्रूट क्या होते हैं? एंड प्रोडक्ट। तो दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्लावर। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो फ्लावर रहता है वो किस में डेवलप हो जाता है? सीड एंड फ्रूट में। और फ्लावर में हम देखते हैं कि जो ओवरी रहती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये आगे एम्ब्रायोजेनेसिस के टाइम पे ये डेवलप हो जाती है फ्रूट में। अब ये एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट, राइट। अब जो फ्लावर में ओवरी प्रेजेंट रहती है किस में डेवलप हो जाएगी? फ्रूट में। अब ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल, तो ये जो ओव्यूल रहता है ये बेसिकली किस में डेवलप हो जाएगा? सीड में, राइट। तो फ्लावर, फ्लावर में ओवरी, ओवरी में जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये जो ओवरी ये किस में डेवलप हो जाएगी? फ्रूट में। और ये क्या है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल, जो कि कंटेन किया रहता है मेगा स्पोर, मतलब कि फीमेल गैमीट को। तो यहाँ पे ही मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है और वो जो ओव्यूल है ये किस में डेवलप हो जाएगा? एम्ब्रायो। एम्ब्रायो देन कंटेन किया रहेगा सीड को, मतलब कि सीड कंटेन किया रहेगा एम्ब्रायो को। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। हम इसके बाद हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर।
तो मोर्फोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा कि एपियरेंस, मोर्फोलॉजी मतलब कि हमें कैसा वो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको बोल देते हैं मोर्फोलॉजी। तो जब हम फ्लावर की मोर्फोलॉजी की बात करेंगे तो हमें इसमें 4 पार्ट दिखाई देते हैं। तो फ्लावर कंटेन और कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, जिसको हम क्या बोल देंगे, वॉल्स। तो जो पहला और मतलब कि जो आउटर मोस्ट वॉल रहता है वो होता है कैलेक्स। तो कैलेक्स क्या है, ये बेसिकली ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम कैलेक्स, राइट। तो ये क्या है, कैलेक्स। इसको हम और क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं सेपल्स। अब इसका काम क्या रहेगा, इसका काम रहता है फ्लावर को सपोर्ट करना, और बेसिकली इसका और काम क्या रहेगा, पॉलिनेशन में हेल्प करना। इसके बाद सेकंड पार्ट वो होता है कोरोला। कोरोला क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, कोरोला। कोरोला को हम क्या बोल देंगे, पेटल्स। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों हो जाते हैं वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फ्लावर, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड इसके बाद ये जो दो पार्ट बचते हैं इसको, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो अब इसमें क्या आ जाता है, स्टमेन, जो कि क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टमेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड पिस्टल, अब पिस्टल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहाँ पे कहाँ पे फ्लावर में, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्टमेन, और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको बोलते हैं हम पिस्टल। अभी जो स्टमेन रहता है, स्टमेन को हम और क्या बोल सकते हैं, स्टमेन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसलिए हम इसको बोल देंगे एंडोसियम। अब जो स्टमेन रहता है इसमें भी हमें दो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, पहला ये वाला स्ट्रक्चर, दूसरा ये वाला। ये इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। सेम एज जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं पिस्टल, और ये जो पिस्टल रहता है मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, गाइनेसियम। अब इसमें भी फर्दर पार्ट होते हैं, इसमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड देन ओवरी। तो ये 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या हो जाएगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये स्टिग्मा तो सुना सुना लग रहा था, कहाँ सुना हुआ है हमने, ये सुना हुआ है इधर जहाँ पे पोलन ग्रेन आके चिपकते हैं। तो ये तो हो गया फ्लावर की मॉर्फोलॉजी। थोड़ा सा हम और स्ट्रक्चर देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। तो जैसा कि अभी हमने बात करी स्टामिन यानी एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के बारे में, तो इसके में 2 पार्ट होते हैं, पहला एंथर एंड दूसरा फिलामेंट। तो ये जो स्काई ब्लू कलर में है ये क्या हो जाएगा, एंथर। ये जो स्काई ब्लू और ब्लू कलर में कलर किया है ये क्या हो जाएगा, एंथर। अगर हम एंथर की बात करें तो ये क्या होता है, टेट्रागोनल। ये क्या होता है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल मतलब कि इसमें 4 साइड होती है, मतलब कि ये क्या होता है, 4 साइडेड। 4 साइडेड मतलब जैसा कि इधर देख सकते हैं 1 2 3 4, इसमें क्या होता है 4 साइडेड। साथ में ही अब इधर दिखाई दे रहा है हमें 2 लोब होते हैं, और क्या होता है ये, बाई लोब्ड। इसमें क्या होता है, 2 लोब होते हैं, इसी वजह से इसको क्या बोल दिया जाता है, बाई लोब्ड। अब हर एक लोब में अगर हम देखें, हर एक लोब में 2 कंपार्टमेंट है, राइट। तो हम इसको क्या बोल देंगे, ईच लोब कंटेन 2 कंपार्टमेंट।
इन कंपार्टमेंट को हम बेसिकली थीका बोल देते हैं। तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम यहाँ पे इसको एक और टर्म देंगे, ऐसे ऐसे फ्लावर जिनमें एंथर बाइलोब्ड हो और हर एक लोब में 2 कंपार्टमेंट हो, इस टाइप के हम एंथर को बोल देंगे डाइथीकस। क्या बोल देंगे हम, ये क्या है, डाइथेकस, राइट। अब डाइथेकस मतलब टोटल कितने थीका हुए यहाँ पे, तो टोटल डाइथेकस एंथर में 4 कंपार्टमेंट यानी 4 थीका हुए, टोटल 4 थीका, राइट। तो ये हो गया एंथर का स्ट्रक्चर। एंड देन फ्लामेंट, तो फ्लामेंट का काम रहता है ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको मैं ग्रीन से कलर करूंगा, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, एंड ये क्या है, फ्लामेंट। फ्लामेंट का काम क्या रहता है, फ्लामेंट का काम रहता है एंथर को सपोर्ट करना। फ्लामेंट का काम क्या रहेगा, सपोर्ट द एंथर एंड एंड एंथर को अटैच करना। अटैच किससे, ये जो ओवरी है, ओवरी कहाँ पे अटैच रहती है, ये ओवरी रहती है थैलामस पे। ये वाला जो पार्ट है फ्लोर का, इसको बोलते हैं थैलामस। तो जो फ्लामेंट रहेगा, फ्लामेंट क्या हेल्प करता है एंथर को अटैच करने का काम करता है थैलामस से। अटैच द फ्लामेंट, अटैच द एंथर टू फ्लामेंट। तो ये तो हो गया स्टमेन का स्ट्रक्चर। देन इसके बाद जब हम स्टमेन को और स्टमेन में जो एंथर रहता है उसको ट्रांसवर्सली सेक्शन करते हैं, तो हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये इसको बोल देते हैं हम माइक्रोस्पोरोंजियम। इसको हम क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोरोंजियम, राइट। इसको माइक्रोस्पोरोंजियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ये जो रेड कलर में है ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब कि एमएमसी, ऐसी सेल जो कि आगे जाके पोलन ग्रेन को डेवलप करेंगी। इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोंजियम। माइक्रोस्पोरोंजियम को हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। 4 लेयर क्या क्या, सबसे पहले आउटर मोस्ट, इसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। देन एंडोडर्मिस, जो कि येलो कलर से यहाँ पे दिखाई दे शो करी जा रही है। देन मिडिल लेयर, जिसको मैंने पिंक कलर से कलर किया है, एंड देन ब्लू कलर से फोर्थ लेयर जिसको बोलते हैं हम टैपेटम, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है एमएमसीज, मतलब कि मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोर मदर सेल से। एंड देन ये जो येलो कलर में है इसको बोलते हैं हम, ये जो है सेल का मास, एमएमसीज, मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल। और माइक्रो माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल को सर्किल इंसर्किल किए रहते हैं टैपेटम। कौन इंसर्किल किए रहेगा इसको, टैपेटम। एंड इसके बाद मिडिल लेयर, देन एंडोडर्मिस एंड आउटर मोस्ट एपिडर्मिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसका कैसे आ सकता है, क्वेश्चन इसका ऐसे आ सकता है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, और इस लेयर को क्या बोलेंगे, देन इस लेयर को क्या बोलेंगे, और इस लेयर को क्या बोलेंगे, और ये क्या, ये किस टाइप की सेल है। तो हम देखते हैं, इसको कलर करके हम समझते हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब कि जिसको मैं ग्रीन से कलर करूँगा, ये क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस। ये हो जाएगा एपिडर्मिस। एंड देन एपिडर्मिस के बाद हमें कौन सी लेयर दिख रही है, एंडोडर्मिस सेल की। हम एंडोडर्मिस सेल बना सकते हैं।
एंडोडर्मिस सेल लेयर के बाद हमें कौन सी लेयर देखने को मिलेगी? हमें देखने को मिलेगी मिडिल लेयर। तो ये जो लेयर है वो कौन सी है? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद हमें कौन सी सेल लेयर देखने को मिलेगी? हमें देखने को मिलेगी टैपेटम, जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेगी किसके? एमएमसीज यानी माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल के। अब ये जो टैपेटम की सेल रहती हैं बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड रहती हैं। कैसी रहती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। एंड वाइड में जो है वो क्या है? एमएमसीज यानी माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल। ये एमएमसीज, देन टैपेटम, देन मिडिल लेयर, देन एंडोडर्मिस और आउटर मोस्ट एपिडर्मिस। तो अगर जब हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें, माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेंट क्या रहता है? माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल। ये आगे जाके डेवलप करते हैं क्या? ये आगे जाके डेवलप करेंगी पोलन ग्रेन को। कि तो हम ये कह सकते हैं कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल में और एक माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारी माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल प्रेजेंट रहेंगी जो आगे जाके डेवलप होगी डिवाइड करके पोलन ग्रेन में। तो माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन थाउजेंड ऑफ पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन कब रिलीज होते हैं? जब एंथर मेच्योर हो जाता है और एंथर जब प्लांट बॉडी से अलग हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटर दहिस हो गया। तो दहेज मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो एंथर है वो प्लांट बॉडी से अलग हो गया, बर्स्ट हो गया, जिससे क्या हुआ? पोलन ग्रेन्स रिलीज हो गए एयर में। देन इसको विंड के थ्रू या फिर किसी एनिमल और इंसेक्ट के थ्रू ये क्या होगा? दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम फर्दर बोल देंगे पॉलिनेशन हो गया। तो ये तो हो गया इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। तो हम देख लेते हैं थोड़ा और इसमें क्या हमें क्या क्या देखने को मिलता है कि ये कैसा होता है? सर्कुलर एंड सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। हमने इधर देखा था कि इसमें क्या हमें 4 लेयर दिखाई दे रही थी। क्या क्या? एपिडर्मिस, देन एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर एंड देन टैपेटम। वही हमने इधर लिखा हुआ है। तो जो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड मिडिल लेयर रहती है, इनका काम क्या रहता है? इनका काम रहता है प्रोटेक्शन का। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको? पोलिन ग्रेन को। और साथ में हेल्प करेंगे दही दही सेल्स में जब एंथर से रिलीज होते हैं पोलन ग्रेन्स, राइट। तो ये हेल्प करेंगे इसमें, हेल्प इन दही सेल्स ऑफ एंथर, एंथर की दही सेल्स में और पोलन ग्रेन के रिलीज में। साथ में इनका काम क्या रहता है? पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करना, मतलब कि जो पोलन ग्रेन को डेवलप करने वाली सेल है उनको प्रोटेक्ट करना। एंड देन जो फोर्थ लेयर रहती है टैपेटम, ये क्या होते हैं? क्लोजेस्ट टू डेवलपिंग पोलन, मतलब कि ये क्या है? सबसे पास होते हैं जो पोलन डेवलप हो रहे होते हैं उनसे। और इनका काम क्या रहता है? इनका काम रहता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना टू पोलन। तो जो पोलन ग्रेन को डेवलप करने वाली सेल रहती है उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। साथ में हमने जैसे कि पीछे स्ट्रक्चर में देखा था, इसमें क्या रहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मतलब कि एक से ज़्यादा में न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो दे हैव मोर देन वन न्यूक्लियस एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म। इनके पास क्या होता है? डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन पे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी हमने पढ़ लिया स्टमेन के बारे में, हमने पढ़ा फ्लावर के बारे में, हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। इसके बाद हमें हमें क्या देखना है? स्ट्रक्चर किस चीज़ का स्ट्रक्चर दिखना है? पोलन ग्रेन का, जो कि क्या होता है? मेल गैमीट। तो पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमीट होता है फ्लावरिंग प्लांट में। तो इसमें भी हमें दो लेयर दिखाई देती है। पोलन ग्रेन के पास क्या रहते हैं? 2 लेयर स्ट्रक्चर रहता है। पहला जिसको हम बोल देंगे एक्साइन, आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोल देंगे? एक्साइन। एंड इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोल देंगे? इंटाइन। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है? जो एक्साइन रहती है, ये जो एक्साइन है ये नॉन कंटिन्यूअस है। नॉन कंटिन्यूअस कैसे? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बीच बीच में खाली जगह है, मतलब कि यहाँ स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। तो नॉन कंटिन्यूअस लेयर जो कि यहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। अब ये स्पोरोपोलिन क्या रहता है? जो एक्साइन रहती है
जो एग्जाइन है ये मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, राइट। तो ये एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि एग्जाइन में मिलता है। तो ये क्या होता है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। अब ये जो स्पोरोपोलिनिन रहता है ये क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब कि इसको हाई टेम्परेचर में रख दो, इसको हाई एसिडिक कंडीशन में दे दो रख दो, या इसको हाई एल्कलाइन कंडीशन में रख दो, ये ब्रेक नहीं होगा। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल अभी तक नोन है। और ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं अभी तक आइडेंटिफाई हुआ है जो इसको डिग्रेड कर दे। तो नो एंजाइम है दैट डिग्रेड द स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नोन। अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम आइडेंटिफाई नहीं हुआ है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर दे। इसलिए पोलिन ग्रेन क्या रहते हैं, वो हर कंडीशन में सर्वाइव कर लेंगे। उनको हाई टेम्परेचर में रख दो, उनको स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में रख दो, इनको एल्कलाइन कंडीशन में रख दो, देन उसको फिर पोलन ग्रेन पे रख दो, तो फिर सॉरी स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र कर दो, तब भी वो क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, राइट। तो अब जब हम पोलन ग्रेन को देखें तो ये तो हो गया एक्साइन, एंड देन इंटरनल लेयर ये हो गया एक्साइन, एंड इंटरनल लेयर उसको बोलते हैं इंटाइन। तो एंटाइन इज अ इंटरनल थिन और कंटिन्यूअस लेयर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं एंटाइन क्या होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है। अब एक्साइन में एक और चीज़, जहाँ जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं रहता है वहाँ पे क्या हम बोल देंगे, वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं जर्म पोल। क्या हो जाएंगे, जर्म पोर। यहीं से पोलिन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। अब पोलिन ग्रेन में दो टाइप की सेल मिलती है, एक होता है जनरेटिव और दूसरा होता है वेजिटेटिव सेल। तो पोलिन ग्रेन में दो टाइप की सेल मिलेंगी, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। उल्टा बन गया ये, दिस इज अ वेजिटेटिव एंड दैट इज अ जनरेटिव सेल। तो अब वेजिटेटिव जो सेल रहती है ये क्या होती है, बिगर, ये साइज में बड़ी रहेगी, राइट। और जो जनरेटिव सेल है वो साइज में छोटी रहेगी। ये वाली जो है वो है वेजिटेटिव, और ये वाली जो है जनरेटिव। अब ये जनरेटिव क्यों है, इसको इसका रीज़न थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब ये जो वेजिटेटिव सेल रहती है इसके पास क्या रहता है, फूड रिजर्व रहता है, और साथ में ही लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस, मतलब कि जो न्यूक्लियस रहता है उसका साइज फिक्स नहीं रहता है, वो कैसा रहता है, इरेगुलर न्यूक्लियस रहता है। और दूसरा जो जनरेटिव सेल रहती है, मतलब कि यहीं से पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, राइट। तो ये क्या इसलिए इसको क्या बोल दिया, जनरेटिव सेल। ये स्मॉल होती है और ये फ्लोट करती है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। तो इट फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। अब दूसरा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जो जनरेटिव सेल रहती है इसका स्ट्रक्चर रहता है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप मतलब कॉर्नर पे थिक होना और बीच में मोटा होना। तो इट्स लॉन्ग थिन एट एंड। तो ये क्या रहेगा, कॉर्नर पे मतलब कि एंड्स पे लंबी और पतली रहेगी। साथ में इसमें डेंस प्रोटोप्लाज्म मिलता है और न्यूक्लियस भी हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये हो गया पोलिन ग्रेन का, पोलिन ग्रेन के बारे में। अब थोड़ा सा हम फैक्ट देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो 60% एंजियोस्पर्म रहते हैं, तो जो 60% एंजियोस्पर्म है उनमें पोलिन ग्रेन 2 सेल स्टेज में सेड होता है, राइट। तो उसमें 2 सेल क्या क्या रहेंगी, एक जनरेटिव रहेगी या एक वेजिटेटिव सेल रहेगी, जैसे कि हमने रख देखा। बाकी जो बचे हुए 40% एंजियोस्पर्म है उनमें जो जनरेटिव सेल रहती है वो एक और बार माइटोटिक डिवीजन कर देती है, राइट। एक और बार माइटोटिक डिवीजन कर देगी मतलब कि 2 जनरेटिव सेल हो जाएगी। तो मतलब कि पोलिन ग्रेन में हो गई 3 सेल स्टेज, जो दो मेल गैमीट बना देंगे। तो 40% जो एंजियोस्पर्म है वो 3 सेल स्टेज में क्या होते हैं, सीड होते हैं। तो ये था हमारा इस लेक्चर का पूरा ओवरव्यू। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फ्लावर का स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी फ्लावर की, फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम और स्टमेन। स्टमेन हमने देखा कि इसके 2 पार्ट थे, एंथर एंड फिलामेंट। और इसमें जो
गैमीट को प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन रहता है वो उसको हम क्या बोल देंगे, पार्ट जो रहता है उसको बोल देंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हमने देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर जिसके पास जो कि फोल्ड लेयर स्ट्रक्चर था, और इसके पास थी एमएमसी। एमएमसी मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल, जो कि क्या क्या होती है, डिप्लॉयड कंडीशन में होती है, जो कि होते हैं डिप्लॉयड कंडीशन में, राइट। तो यही आगे जाके किसको डेवलप करती है, एमएमसी पोलन ग्रेन को, जो कि होता है हैप्लॉइड कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है माइटोटिक डिवीजन। तो फिर हमने पढ़ा था पोलन ग्रेन के बारे में, जिसमें एग्जाइन में हमने देखा था कि स्पोरोपोलिनिन मिल रहा है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कि इसको अभी तक कोई भी एंजाइम आइडेंटिफाई नहीं हुआ जो इसको डिग्रेड कर दे। साथ में ही इसके पास कैपेबिलिटी थी कि ये हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, एल्कलाइन कंडीशन में भी, मतलब कि जितनी भी हार्श कंडीशन रहती है उसमें सर्वाइव कर सकता है। फिर हमने देखा था कि पोलन ग्रेन में दो सेल मिलती है, एक को बोलते हैं जनरेटिव और दूसरे को बोलते हैं वेजिटेटिव। जनरेटिव का काम रहता है कि आगे जाके गैमीट बनाना, और वेजिटेटिव सेल का काम क्या रहता है कि जो पोलन ग्रेन है उसमें फूड रिजर्व किए रहना, ताकि जब एम्ब्रायोजेनेसिस हो तो वहाँ पे फूड यूटिलाइज किया जा सके। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सेकंड टॉपिक और सेकंड लेक्चर, जिसमें हम मेजर हमारा फोकस रहेगा गाइनेसियम पे, एंड गाइनेसियम के अलावा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में भी हम दो टॉपिक कवर करेंगे, एक तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें तो गायनेसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर के पार्ट हम पढ़ चुके थे। एंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या इवेंट होते हैं, मतलब कि पहले तो गैमीट ही बनेगा, उसके बाद ही तो फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब कि फ्यूजन ऑफ गैमीट होगा। तो आज हम वही कवर करेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट, मतलब मेल गैमीट का डेवलपमेंट, एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब फीमेल गैमीट का डेवलपमेंट, फीमेल गैमीट फॉर्मेशन। एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब हो जाएगा मेल गैमीट फॉर्मेशन और डेवलपमेंट, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइलेशियम के बारे में, गाइलेशियम का स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब गाइनेशियम को हम क्या बोल देते हैं, पिस्टल भी, और या फिर कार्पेल्स भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये जो कार्पेल्स और पिस्टल रहते हैं, ये क्या होता है अगर फ्लावर में सिंगल कार्पेल या फिर पिस्टल, तब हम इस टाइप के फ्लावर को या फिर इस टाइप के गाइनेशियम स्ट्रक्चर को, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी मतलब क्या हो जाएगा, सिंगल कार्पिल, फ्लावर में सिंगल कार्पिल प्रेजेंट। तब हम क्या बोलेंगे कि वो जो फ्लावर है इसमें गाइनेशियम क्या है, मोनोकार्पिलरी है। देन मल्टी कार्पिलरी मतलब कि मोर देन वन कार्पिल्स प्रेजेंट है, मोर देन वन क्रिस्टल उस फ्लावर में प्रेजेंट है, तब हम क्या बोलेंगे, मोर देन वन कार्पिल्स वहाँ पे प्रेजेंट है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टी कार्पिलरी। अभी जो मल्टी कार्पिलरी है, मतलब कि इस टाइप का गाइनेशियम में भी दो कंडीशन देखने को मिल जाती है। पहला एपोकार्पस, एपोकार्पस मतलब कि जो सारी जो कार्पस है, ऑल द कार्पल्स आर फ्री, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, फ्री कार्पल्स। और दूसरी कंडीशन वो होती है साइन कार्पस। तो साइन कार्पस में क्या हो जाएगा, जितनी भी कार्पस है, तो ऑल द कार्पल्स आर यूनाइटेड, मतलब कि सारी जो कार्पेल है वो सारी यूनाइट हो जाएंगी, मतलब कि जुड़ जाएंगी और एक बंडल के फॉर्म में रहेंगी। इस कंडीशन को बोलते हैं हम सिन कार्पस, राइट। अब जब हम जरा थोड़ा सा पिस्टल के स्ट्रक्चर पे फोकस करें, मतलब कि गाइनेसियम के स्ट्रक्चर पे फोकस करें, तो इसमें तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला स्टिग्मा, ये जो अपर पार्ट येलो कलर में, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा। इसका काम रहता है कि जो पोलन ग्रेन इस पर जब आएगा तो उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, तो ये क्या करेगा,
इट इट एक्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू और फॉर पोलन ग्रेन। ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ताकि वो यहाँ पे आके बैठ जाए। अब यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जो पोलन ग्रेन को अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, स्टिक करने में हेल्प करते हैं। दूसरा पार्ट जो यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम स्टाइल। स्टाइल का काम क्या है, स्टाइल का काम रहता है स्टिग्मा को ओवरी यानी थर्ड पार्ट से कनेक्ट कर लो। तो ये जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, ओवरी। अब ओवरी के पास रहता है ओव्यूल। ओवरी क्या कंटेन किया रहती है, इट कंटेन ओव्यूल। अब ओव्यूल में जो सेल रहती है, एग सेल रहती है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन यही ओव्यूल जो जायगोट में डेवलप हो जाएगा। तो ये ओवरी कंटेन ओव्यूल्स। अब ये जो ओवरी है, ये हो सकता है कुछ प्लांट्स में कि एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स देखने को मिले, जैसे कि ऑर्किड, वाटरमेलन एंड पपाया। इसमें हम क्या देखते हैं कि एक ही फ्रूट में, मतलब कि जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो फ्रूट डेवलप होता है वो ओवरी से डेवलप होता है। तो एक ही फ्रूट में बहुत सारे सीड हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कि क्या हुआ इधर कि एक ही ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट थे। ओव्यूल से क्या डेवलप हो रहे थे, सीड। तो और ओवरी से डेवलप हो रहा था फ्रूट। तो हम यहाँ पे क्या बोले, एक फ्रूट में बहुत सारे सीड प्रेजेंट है, मतलब कि कहीं ना कहीं पीछे एक ही ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट थे। तो वही यहाँ पे है, दे हैड मैनी ओव्यूल्स इन देयर ओवरी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओवरी आएगा। तो कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट भी होते हैं जिनमें जिन कुछ ऐसे फ्लावर भी होते हैं जिनमें एक ही ओवरी में हमें बहुत सारे ओव्यूल देखने को मिल जाएंगे। बट हमें कहीं कोई कोई फ्रूट ऐसे भी देखे, कोई कोई फ्लावर ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें केवल एक ही सीड है, जैसे कि वीट, पैडी और मैंगो, मतलब कि जो गेहूँ रहता है, चना रहता है, और सॉरी राइस रहता है, एंड जो आम रहता है उसमें केवल एक ही सीड रहता है, मतलब कि उसके जो फ्लावर रहेंगे, फ्लावर से जो जब फ्रूट बना होगा तो उसमें केवल एक ही सीड देखने को मिलेगा। राइट। तो ये था पूरा गाइनेशियम के बारे में। अब ये जो गाइनेशियम है, इसमें हमें गाइनेशियम का तो हमने देख लिया, अब हमें इसका गैरीट का स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, मतलब कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उस ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोंजियम। राइट। मेगा स्पोरोंजियम मतलब कि क्या हो जाएगा, ओव्यूल। अब ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल मतलब कि एग को प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन। राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरोंजियम। अब इसमें क्या होता है, दो एंड होते हैं। अब दो एंड कैसा, एक जो ये वाला एंड है इसको बोलते हैं सेरेजा, और दूसरा जो ये वाला एंड है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर। तो इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर एंड। राइट। तो ये माइक्रोपाइलर एंड और ये हो जाएगा सेरेजाइन। तो यहाँ पे दो एंड हो जाएंगे। अब इधर हमें और क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे दो लेयर रहती है। सबसे पहला आउटर इंटेगुमेंट, जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। और इसके बाद इनर इंटेगुमेंट। अब ये दोनों जो इंटेगुमेंट और लेयर रहती हैं, इनको ये इनका काम रहता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो जो यहाँ पे एम्ब्रायो सेट में जो एग सेल प्रेजेंट रहेगी उसको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने का काम करती है ये दोनों लेयर। साथ में आज ये जो ओव्यूल रहता है इसमें एक बड़ी सी भी सेल मिलती है जिसको बोलते हैं न्यूसेलस सेल। ये जो न्यूसेलस सेल है क्या है, कि यहाँ पे बहुत सारी सेल प्रेजेंट हो। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जब हम मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे एम्ब्रियल सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इसमें न्यूसेलस सेल मतलब क्या हो जाएगा, ये बहुत सारी सेल का ग्रुप है, कंटेन मैनी सेल कंटेनिंग रिजर्व फूड। तो यहाँ पे क्या, न्यू सेल इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारी सेल रहेंगी, ये सारी क्या है, फूड को रिजर्व किए रहेगी। अब इसी में से ही जब हम मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, इसी में से ही एक सेल मेगा स्पोर बन जाती है, फिर वो आगे जाके एग सेल प्रोड्यूस करती है। राइट। अब इसके बाद ये वाला जो पोर्शन रहता है, ये वाला जो पोर्शन, इसको बोलते हैं हम हीलम। तो ये हीलम का काम क्या रहता है, और जो ओव्यूल रहता है, ओव्यूल को फेनिकल, फेनिकल का मतलब जहाँ से ये प्लेसेंटा से अटैच है वहां से इसको कनेक्ट करता है। तो वेयर ओव्यूल एंड फेनिकल मीट, उस रीजन को हम बोल देते हैं हीलम। और फेनिकल, फेनिकल ये जो प्लेसेंटा है उसको ओव्यूल से कनेक्ट करने का काम करता है फेनिकल। राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें याद रखनी पड़ेंगे। क्या क्या, मेगा स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या क्या होगा, दो इंटेगुमेंट मिलेंगी, मतलब कि दो लेयर मिलेंगी और दो वॉल मिलेंगी। सबसे पहले इनर, आउटर एंड देन इनर, इन दोनों का काम प्रोटेक्शन का। इसके बाद यहाँ पे हमें सेल का ग्रुप मिलेगा जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस सेल। अब ये न्यूसेलस सेल क्या है, न्यूसेलस सेल मतलब कि ऐसी सेल का ग्रुप जो फूड को रिजर्व की।
अब और क्या क्या हमें याद रखना है कि इसमें दो एंड होता है, सेलेजा एंड और माइक्रोपाइलर है। साथ में ही एक जो पार्ट होता है इसका हीलम, ये क्या है, यहाँ पे फेनिकल और ओब्यूल मीट होता है, मतलब ये जहाँ हम बोले कि इधर तक तो ओब्यूल है, राइट। तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल देंगे, हीलम। और जो हीलम के बाद वाला स्ट्रक्चर उसको क्या बोल देंगे, फेनिकल। अब फेनिकल क्या हो जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर जो प्लेसेंटा, ये क्या है, ये प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा से अटैच करने का काम करता है ओव्यूल को, फेनिकल, राइट। यहाँ पे ये पूरा हो गया ओव्यूल का स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। अब ये जो है, ये पूरा है, ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब कि ऐसा सेल जो गैमेट बनाने वाली है। चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं, और हम, ये तो हो गया पूरा स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके थे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और आज हमने कंप्लीट कर दिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम चलते हैं थोड़ा सा और, जो हमारे पास मेगा स्पोरोंजियम में था, इसमें जो एम्ब्रायो सैक का, ये येलो कलर में जो है, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जब आफ्टर ये जो मेगा स्पोरोंजियम मेच्योर हो जाता है और एक्सेल को डेवलप कर लेता है, उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सैक, इसमें हमने क्या बात करी थी, दो एंड होते हैं, सेलुलर एंड एंड एक और एंड होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। तो यहाँ पे दो एंड प्रेजेंट रहते हैं एम्ब्रायोसेक में, सेरेजल एंड एंड माइक्रोपाइलर है। अब अब इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है कि ये सेवन सेल्ड, सॉरी, हाँ, सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लिएटेड हमें स्टेज देखने को मिलती है। अब ये सेवन सेल्ड और एक एट न्यूक्लिएटेड स्टेज क्या है, ये जब हम मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे उस टाइम पे समझ में आ जाएगा। बट एक मेच्योर एम्ब्रायो सेट में, एक मेच्योर ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रायो सेट रहता है वो कैसा दिखाई देता है, वो हम यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये जो सेवन सेल्ड है, मतलब कि इसमें एम्ब्रायो सेट में सात सेल प्रेजेंट रहती हैं, बट आठ न्यूक्लियस प्रेजेंट रहती हैं। कैसे, यहाँ पे सबसे पहले तो तीन एंटीपोडल सेल प्रेजेंट रहेंगी सेरेजल एंड पे, एंड देन तीन हमें सेल मिलेंगी माइक्रोपाइलर एंड पे। अब इन तीन में से एक सेल रहेगी एग सेल और दो रहेंगी साइनाइड्स। ये जो हेल्प करती है, इसको नरिश करती है एग सेल को। इन साइनाइड्स में मिलता है फ्री फॉर्म एपरेटस। अब ये जो फ्री फॉर्म एपरेटस क्या है, ये जो पोलन ट्यूब बनता है, जब स्टेगमा पे पोलन पोलन ग्रेन आएगा, देन वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा। अब वो पोलन ट्यूब आके अ, इन्हीं वो जो पोलन ट्यूब है वो आके इन्हीं फ्री फॉर्म से अटैच होता है। तो ये जो फ्री फॉर्म है, ये पोलन ट्यूब को गाइड करती है कि सही और एग सेल पे ही वो अटैच हो, ताकि जो पोलन ग्रेन से जो मेल गैमीट निकलते हो वो जाके फ्यूज हो जाए एग सेल से, राइट। अब यहाँ तो वही तीन सेल, सेलिजल एंड पे तीन सेल, कहाँ पे, माइक्रोपाइल पाइलर एंड पे, तो यहाँ पे छह सेल हो गई। बट एक सेंटर में लार्ज सेंट्रल सेल मिलती है। अब उस सेल में हमें दो पोलर न्यूक्लियाई मिलती है, क्या मतलब दो पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे तीन सेलिसल एंड तीन माइक्रोपाइलर एंड छः, और एक लार्ज सेंट्रल सेल। तो यहाँ पे कोई सात सेल, बट कितने न्यूक्लियस है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ न्यूक्लियस होते हैं, राइट। तो ये जो लार्ज सेंट्रल सेल रहती है, यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं, दो न्यूक्लियाई रहते हैं। पोलर का मतलब कि एक सेलेजल एंड पे और एक माइक्रोपाइलर एंड पे, इसलिए हमने इसको बोले पोलर न्यूक्लियाई, राइट। हमें ये पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एक मेच्योर एम्ब्रायो सेक में। एग सेल और साइनोग्रेड मिल गया, उसको क्या बोलते हैं हम, एग एपरेटस। तो ये पूरा हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी मेगा स्पोरोंजियम का। इसके बाद हम जाने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब क्या हो जाएगा कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या प्रोसेस चलती है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमारा रहता है वो कैसे डेवलप होता है। तो ये प्लांट छोटा सा, राइट। तो अब प्लांट की बॉडी में दो पार्ट होते हैं, एक तो सूट और दूसरा रूट। ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला रूट एंड ऊपर वाला सूट, राइट। अब ये जो सूट है, सूट में जो टिप पे रहता है, टिप वाले टिश्यूज को हम बोलते हैं सैब। क्या बोल देंगे हम, सैब। सैब यानी सूट, अपाइकल, मेरिस्टेम, राइट। यहाँ पे सैम यानी सूट का जो टिप रहता है उस पर अपाइकल और मेरिस्टेम टिश्यू मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सूट अपाइकल मेरिस्टेम। ये जो सूट अपाइकल मेरिस्टेम है,
जब फ्लावर डेवलप करनी होती है वहाँ पे कुछ फ्लावर जीन जिसको बोलते हैं फ्लोरल जीन एक्टिवेट होते हैं और कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो जहाँ पे क्या होता है, जो सैम रहता है हमारा वो किस में बदल जाता है, फ्लोरल एपाइकल मेरिस्टेम, मतलब कि एफएम, फैम में। इधर क्या हो जाएगा, जो सैम है वो किस में बदल गया, वो बदल गया है फैम में, मतलब कि फ्लोरल अपाइकल मेरिस्टेम। तो हम इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरल अपाइकल मेरिस्टेम। अब ये चेंज कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरल जीन एक्टिवेट हो गए थे जिन्होंने सेम यानी सूट अपाइकल मेरिस्टेम को किस में बदल दिया, फैम में, मतलब फ्लोरल अपाइकल मेरिस्टेम। अब ये जो फ्लोरल अपाइकल मेरिस्टेम है ये क्या जनरेट करेंगे, ये जनरेट करेंगे बर्ड को, इसको फ्लावर बर्ड, जिसको हम बोलेंगे फ्लोरल बर्ड को। यहाँ से फैम से डेवलप होगा, फैम आगे जाके डेवलप होगा फ्लोरल बर्ड में। ये जो फ्लोरल बर्ड है यही आगे जाके क्या बनेगा, फ्लावर। ऐसा होता है फ्लावर का डेवलपमेंट। सबसे पहले हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या देखा कि कैसे फ्लावर डेवलप होता है। इसके बाद हम हमारे पास मेल गैमीट रहता है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहाँ पे फ्लावर में प्रेजेंट रहेगी, तो उसमें जो मेल गैमीट रहेगा वो कैसे बनेगा। तो अब हमने देखा था कि हमारे पास पोलन ग्रेन था, राइट। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा था कुछ ऐसा, उसमें इंटाइन एग्जाइम थी। उससे पहले हमने क्या देखा था, स्टामिन। स्टामिन में क्या था, एंथर। एंथर में क्या था, दो लोब थे। दो लोब में हमने क्या देखा था कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला था, राइट। इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से बनाते हैं, राइट। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता था जिसमें चार हमें पास, हमने देखा था, और यहाँ पे थीका है प्रेजेंट। इन थीकाज में सेंटर में क्या था, सेल का मास था, कुछ सेल प्रेजेंट थी। अब इन सेल को हम बोल रहे थे पोलर मदर सेल। इन सेल को हम क्या बोल रहे थे, पीएमसी, पोलर मदर सेल। तो यही पोलर मदर सेल ये कैसी रहती है, ये रहती है डिप्लॉयड कंडीशन यानी 2n कंडीशन में। जब ये जो पोलर मदर सेल है, तो जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है, ये जो पोलर मदर सेल है ये क्या करेंगी, ये करेंगी मियोसिस के थ्रू डिवाइड। अब मियोसिस क्या था, ये जो मियोसिस होता है ये क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है, एक सेल से फोर डॉटर डॉटर सेल बनती है। क्या होता है, एक सेल से फोर डॉटर सेल बनेगी। अब जो एक सिंगल सेल है वो डिप्लॉयड रहती है, जो फोर डॉटर सेल बनती है वो हैप्लॉयड रहती है। तो सेम यहाँ पे यही होता है। तो जो पोलर मदर सेल रहती है ये करते हैं, मियोसिस करती है। मियोसिस से हमारे पास क्या बनता है, हैप्लॉयड गैमीटोफाइट, जिसको हम बोल देंगे फोर माइक्रोस्पोर। यही माइक्रोस्पोर क्या होगा, जब आगे जाके डेवलप होंगे, मेच्योर होंगे, तो आगे जाके क्या होगा, मेच्योर, टाइम के साथ साथ मेच्योर होंगे एंड डिहाइड्रेट हो जाएगी। डिहाइड्रेट मतलब सूख जाएगी। तो ये कैसे बदल जाएंगे, पोलन ग्रीन, जो कि क्या होते हैं, जो क्या की कंटेन किए रहते हैं मेल गैमीट को, राइट। तो ये क्या हो गया, एन कंडीशन में हो गए, मतलब कि ये गैमीट बन गए, तो ये क्या है, मेल गैमीट। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, राइट। तो ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये पूरा क्या है, स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन किया रहता है पीएमसी यानी पोलर मदर सेल को। अभी जो पोलर मदर सेल है ये मियोसिस फॉलो करती है, मियोसिस के थ्रू डिवीजन करेंगी, और एक जो सेल है, एक पोलर मदर सेल, वन पीएमसी, फोर माइक्रोस्पोर बना देगी। जबकि एक जो सेल है वो चार डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी, वो फोर माइक्रोस्पोर आगे जाके, मतलब कि यहाँ पे थाउजेंड ऑफ पोलर मदर सेल प्रेजेंट रही हूँ, थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर जनरेट करेंगे। वो थाउजेंड माइक्रोस्पोर आगे जाके मिच्योर होंगे, डिहाइड्रेट होंगे और किस में डेवलप हो जाएंगे, पूरा पोलन ग्रेन। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब कि जनरेशन ऑफ मेल गैमिट और माइक्रोस्पोर। अगर माइक्रोस्पोर क्या था, पोलन ग्रेन, और हम बोल सकते हैं मेल गैमिट
राइट। तो होप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ में होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब कि मेल गैमीट का डेवलपमेंट, फॉर्मेशन। इसके बाद इसके बाद हम देखें मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब क्या हो जाएगा? मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट का डेवलपमेंट, या फिर हम उसको बोलते हैं मेगास्पोर का डेवलपमेंट। तो मेगास्पोर का डेवलपमेंट कैसे होगा? हमने देखा था ओव्यूल, राइट। आज आज ही हमने पीछे पढ़ा था, हमने यहाँ पे पढ़ा था ओव्यूल। ओव्यूल कंटेन, ओवरी ओवरी कंटेन किया रहता है ओव्यूल। अब ओव्यूल में रहता है क्या? एम्ब्रायो सैक। तो ये जो एम्ब्रायो सैक है यही आगे जाके मतलब कि मेच्योर होता है और एग सेल को कंटेन करता है, एग सेल का फॉर्मेशन करता है, राइट। तो यही हम बेसिकली कहानी पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे पास यंग ओव्यूल। तो जब यंग ओव्यूल रहता है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो यंग ओव्यूल है ये आगे जाके डेवलप करेगा, और यहाँ पे क्या होगा? जो न्यू सेल है वहाँ से एक सेल सिलेक्ट होगी, और वो जो एक सेल है माइक्रोपाइलर एंड से सिलेक्ट होगी, मतलब नीचे वाले एंड से सिलेक्ट होगी, इनमें से कोई एक नीचे वाले माइक्रोपाइलर एंड से सिलेक्ट होगी, और वो किस में डेवलप हो जाएगी? मेगा स्पोर सेल में, मेगा स्पोर मदर सेल में। किस में डेवलप हो जाएगी ये? मेगा स्पोर मदर सेल में। तो ये मेगा स्पोर मदर सेल जैसा कि नाम है, मतलब कि ये मेगा स्पोर की मदर सेल है, मतलब यही सेल डिवाइड करेगी और किस में बदल जाएगी? मेगा स्पोर, मतलब कि फीमेल गैमीट में। तो ये जो सेरेजल एंड से न्यू सेरेस के जो ग्रुप है वहां से एक सेल सिलेक्ट होगी, और वो किस में बदल जाएगी? मेगा स्पोर मदर सेल में। अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल ये आगे जाके फिर से डिवीजन करेगी, राइट। और ये किस में बदल जाएगी? वो टेट्राड मेगा स्पोर, मतलब कि यहाँ पे वो चार मेगा स्पोर में डिवाइड हो जाएगी, मतलब दो डिवीजन करेगी एक के बाद एक, और ये चार मेगा स्पोर में, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस होगा। मियोसिस हमने देखा था एक से क्या होता है? चार डॉटर सेल बनते थे। तो यहाँ पे एक सेल से फोर हैप्लॉइड सेल, मतलब कि मेगा स्पोर बन जाएंगे। मेगा स्पोर क्या था? फीमेल गैमीट। तो यहाँ पे ये बन गए। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर टेट्राड। लीनियर टेट्राड क्यों? क्योंकि एक ही लाइन में ये हो जाता है, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल और फोर्थ सेल। तो ये क्या करेगा? मेगा स्पोर जो मेगा स्पोर मदर सेल यानी जो डिप्लॉयड कंडीशन के सेल है वो मियोसिस फॉलो करेगी, मियोसिस के थ्रू डिवीजन करेंगी और फोर डॉटर सेल बनाएगी। उन डॉटर सेल को हम क्या बोलेंगे? लीनियर टेट्राड। और लीनियर टेट्राड, या फिर हम क्या बोलेंगे? मेगा स्पोर। और जिसका जो किस कंडीशन में? लीनियर टेट्राड कंडीशन में, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा? लीनियर टेट्राड मतलब कि चार सेल में से तीन सेल क्या होंगी? ये हो जाएंगी डिजनरेट। तो जो सेलेजल एंड है वहाँ पे वो होगी, जो सेल होगी वो फंक्शनल रहेगी, मतलब कि ये वाली जो सेल है, ये वाली जो सेल है वो फंक्शनल रहने वाली, और जो बाकी तीन है वो क्या हो जाएंगी? बाकी तीन हो जाएंगी डिजनरेट, मतलब कि हो जाएंगी डिस्ट्रॉय। यहाँ पे केवल एक ही सेल बचेगी, एक ही मेगा स्पोर बचेगा, राइट। तो ये यहाँ पे हम इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे फंक्शनल मेगा स्पोर, जिसके पास केवल एक ही मेगा स्पोर हो। तो सर अभी तो आप यहाँ पे ये भी कंडीशन सेम है, ये भी कंडीशन सेम है, तो डिफरेंट क्या है? ये स्टेप में आया। इस कंडीशन में क्या था? इस कंडीशन में था कि ये जो सेल हमने ब्लैक में ड्रॉ करी थी ये थी मेगा स्पोर मदर सेल, मतलब कि डिप्लॉयड कंडीशन में, राइट। यही आगे जाके क्या किया? इसने मियोसिस किया और हैप्लॉइड सेल बनाई, जिसको हम बोल रहे हैं लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर। अब यहीं से तीन सेल क्या हो गई? डिजनरेट हो गई, और एक ही सेल बची। वो सेल कहाँ कहाँ पे होगी एक्टिवेट? मतलब कि जो चैलिजल एंड वाली होगी वही सेल बचेगी, और बाकी जो माइक्रोपाइलर बीच में से सेल है वो डिजनरेट हो जाएगी। जब एक माइक्रो मेगा स्पोर बचेगा तब उस कंडीशन को हम बोल देंगे ये क्या है? फंक्शनल मेगा स्पोर है। अब इसमें भी पहला न्यूक्लियर डिवीजन होगा, तो यहाँ पे दो न्यूक्लियर स्टेट जनरेट होगी। फिर एक और डिवीजन फॉलो होगा, मतलब कि सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन चलेगा यहाँ पे। सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कि ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा और एक से दो हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन होगा, तो यहाँ पे सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन में फोर न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गई। जो फंक्शनल मेगा स्पोर है वो अब फोर न्यूक्लिएटेड स्टेज में पहुंच जाएगा। फिर देन थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन होगा। अब इस कंडीशन में एट्थ न्यूक्लिएटेड स्टेज पहुंच जाएगी, राइट। तो अब यहाँ पे मेगा स्पोर देख रहे थे हम, मेगा स्पोरोजेनेसिस देख रहे थे, मतलब कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट देख रहे थे। हमने देखा था यंग व्यूल है, उसमें न्यू सेलस है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये न्यू सेलस।
न्यूसेलस में से एक सेल जो कि कहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड से सेलेक्ट होगी और वो किस में बदल जाएगी, मेगास्पोर मदर सेल में डेवलप होगी। देखिए मेगास्पोर मदर सेल फिर मियोसिस को फॉलो करेगी और वहाँ पे क्या होगा, एक लीनियर टेट्राड बनेगा मेगास्पोर का। उस लीनियर टेट्राड में से जो चैलेंजर एंड वाला मेगास्पोर रहेगा वो केवल फंक्शनल रहेगा, बाकी 3 डीजनरेट हो जाएंगे। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है मतलब कि उसमें जो न्यूक्लियस रहेगा वो फिर डिवीजन करेगा। अब डिवीजन करने के बाद सिंपल माइटोसिस डिवीजन करेगा। अब वहाँ पे क्या होगा, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लिएटेड स्टेज में, मतलब कि एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। अब वहाँ पे कंडीशन क्या होगी, 2 न्यूक्लिएटेड सेल स्टेज होगी। देन फिर से एक और न्यूक्लियर डिवीजन होगा। सेल डिवाइड नहीं हो रही यहाँ पे केवल न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन में होगा, तब जो सेल की स्टेज रहेगी वो क्या हो जाएगी, 4 न्यूक्लिएटेड। एंड थर्ड एक और डिवीजन होगा, तब सेल की स्टेज क्या हो जाएगी, 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो ओव्यूल है, अब वहाँ पे क्या हो गया, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गई है। अब जो न्यूक्लियाई है हमारे पास न्यूक्लियस, इसमें क्या होगा, इसके अराउंड सेल वॉल बनने लगेगी। तो अब ये जो सेल वॉल बनी तो यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग सेल बन गई। यहाँ पे जो सेरिजल एंड पे 3 सेल, 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड पे, बाकी दो जो न्यूक्लियाई रहेंगी वो एक ही सेल में रहेंगी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 4 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। किसमें हमें देखने को मिलेगी, मेगा स्पोर में, राइट, इस ओब्यूल में। तो ये था पूरा मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, इसका स्ट्रक्चर हम देख ही चुके हैं। ये क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। चैलेजल एंड पे क्या था, 3 एंटीपोडल सेल, एक बीच में लार्ज सेंट्रल सेल और लास्ट में 3 साइनाइड्राइड्स। 3 साइनाइड्राइड में से 2 साइनाइड्राइड मेन फंक्शन काम करती हैं, ये और ये, राइट। उनमें से एक का काम रहता है एक्सेल की तरह वर्क करना। एक काम करती है एक्सेल की तरह, बाकी 2 हो जाती है साइनाइड्रेट की तरह, मतलब कि ये उसको एक्सेल को नरिश करेगी। अब इन जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो साइनाइड्रेट सेल रहते हैं, इनमें मिलता है फ्री फॉर्म एपरेटस जो पोलन ट्यूब को गाइड करती है, राइट। पोलन ग्रेन को जो पोलन ट्यूब जनरेट होगी वहाँ पर उसको गाइड करेंगी, राइट, कि कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एक्सेल के साथ फ्यूज होना है। तो ये जो एक्सेल है वो हैप्लॉइड कंडीशन में रहेगा, जैसा कि हमने इधर देखा था, हमने स्पोर हैप्लॉइड सेल, राइट। और साथ में ही तो हमारा पोलन ग्रेन है, मतलब कि माइक्रो स्पोर, वो भी हमारा हैप्लॉइड सेल है। जब दोनों का फॉर्म फ्यूजन होगा तब यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रायो डेवलप होगा। देन फिर वो जो ओव्यूल रहेगा वो सीड में, और जो ओवरी रहेगी वो फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने हमने देखा था गायरेशिया, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देन उसके बाद हमने पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। एंड अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी, नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा पॉलिनेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। पहले वाली वीडियो में हमने देखा था मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये सब चीज़ें हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोलिन ग्रेन, एजेट ऑफ पॉलिनेशन, पोलिन क्रिस्टल इंटरेक्शन, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन बेसिकली है क्या, इट्स अ ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन यानी कि मेल गैमीट फ्रॉम द एंथर। एंथर में हमने देखा था कि एंथर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो पोलन ग्रेन है इनका ट्रांसफर टू द स्टिग्मा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। तो वहाँ पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन होते हैं प्लांट्स में। तो सबसे पहला टाइप ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है, इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं। अब नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या है, पोलिन ग्रेन है वो क्या हो रहा होगा, वो सेम फ्लावर से ट्रांसफर हो रहा होगा फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। सो इट्स अ ट्रांसफर ऑफ पोलिन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसी में गैमीट क्या हो रहा होगा, मेल ऑर्गन से फीमेल ऑर्गन में ट्रांसफर हो रहा होगा। ये काइंड ऑफ ये हमारा
फ्लावर एक, इसमें ये हमारी क्या होगी, पेटल्स हो गई। और इसके बाद इसमें क्या रहेगा, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें होगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड लास्ट में ओवरी। ये जो स्टिग्मा है, इसमें पोलिन ग्रेन का ट्रांसफर या तो किसी और प्लांट से आए, या अगर ये जो पोलिन है वो सेम प्लांट से आ रहा है, सेम फ्लावर से आ रहा है, जैसे कि ये हम इधर बना देते हैं एंथर, यहीं से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ऑटोगैमी। ऑटोगैमी बेसिकली इट्स अ सेल्फ पॉलिनेशन, जहाँ पे पोलन ग्रेन सेम फ्लावर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो, इस टाइप की पॉलिनेशन को हम बोलते हैं ऑटोगैमी। देन सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन, उसको वो है गाइटेनोगैमी। गाइटेनोगैमी में क्या हो जाता है, जो फ्लावर है वो सेमी प्लांट पे प्रेजेंट है, बट पॉलिनेशन जो है, मतलब कि जो पोलन है वो एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर पे सेम प्लांट पे जाके इंटरेक्शन करे स्टिग्मा के साथ। कब, इस टाइप की पॉलिनेशन को हम बोलते हैं गाइटेनोगैमी। सो इट्स अ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। एक ही प्लांट के एंथर से वो जो पोलन ग्रेन है वो मतलब उसी प्लांट के दूसरे स्टिग्मा पे जाके इंटरेक्शन करे, इस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलेंगे गाइटेनोगैमी। इट्स अ बेसिक सिंपल थिंग। द थर्ड इज जीरोगैमी। सो जीरोगैमी बेसिकली इसमें क्या होता है, जो पॉलिनेशन होता है और जो पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होता है टू द स्टिग्मा, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के बीच में होता है। सो इट्स अ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में स्टिग्मा और स्टिग्मा पे एंथर का ट्रांसफर हो, इस टाइप की पॉलिनेशन को हम बोलते हैं जीनोगैमी। तो दीज आर द टाइप ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इट्स टाइप ऑफ फ्लावर और द बेसिस ऑफ कि पॉलिनेशन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले कैस्मोगैमस। तो कैस्मोगैमस में क्या होता है कि ये जो फ्लावर में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहते हैं वो नॉर्मली ओपन और एक्सपोज रहते हैं। क्या होते हैं, नॉर्मली एक्सपोज रहते हैं। इसका इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओपन और एक्सपोज होने का मतलब कि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे कि स्टिग्मा हो गया और पोलन ग्रेन है, ये एयर में एक्सपोज है। इसका मतलब कि इजीली ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा सकते हैं, मतलब कि एक एंथर दूसरे फ्लावर पे जाके इंटरेक्शन कर सकता है, पॉलिनेशन कर सकता है। इस टाइप के फ्लावर को हम बोलते हैं कैस्मोगैमस। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी देखने को मिलता है और सेल्फ पॉलिनेशन भी देखने को मिलता है। अब क्योंकि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, ओपन है और एक्सपोज है, इसका मतलब इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी क्या होंगे, एक्सपोज होंगे टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इससे चांसेस जाकर रहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। तो इनमें क्या हो सकता है, एलोगैमी भी हो सकता है और ऑटोगैमी भी हो सकता है। एलोगैमी मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन, जब दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में, और वो भी डिफरेंट प्लांट के हों, उनके बीच में जब पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एंड सेकेंड टाइम ऑफ फ्लावर इज अ क्लाइस्टोगैमस। तो क्लाइस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं वो क्या रहते हैं, नॉर्मली क्लोज रहते हैं। ये इस टाइप के फ्लावर कभी ओपन नहीं होते हैं। अब जब फ्लावर ओपन नहीं होगा तो दूसरा कोई पोलन ग्रेन, दूसरी गार्ड से कोई पोलन ग्रेन आके पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा, तो इनमें क्या होगा, इनमें डेफिनेटली हमें सेल्फ पॉलिनेशन में देखने को मिलेगा। सो फ्लावर दैट नेवर ओपन एंड सेल्फ पॉलिनेट्स व्हाइल स्टिल इन द बड स्टेज। तो जब ये बड स्टेज में होता है तभी ही इनमें पॉलिनेशन हो जाता है। अब ये क्या है, ईच लॉ इंश्योर गारंटी सीड प्रोडक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें सीड का प्रोडक्शन होना ही होना है, चाहे वहाँ पे पॉलिनेटर हो या ना, फेवरेबल कंडीशन हो या ना हो, तो इनमें सीड का फॉर्मेशन और प्रोडक्शन होना ही होना है। इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, गारंटीड सीड प्रोडक्शन। तो इस टाइप के फ्लावर क्या कहलाते हैं, क्लाइस्टोगैमस फ्लावर। इसके बाद इसके बाद है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन।
एजेंट ऑफ पॉलिनेशन मीन्स ऐसे 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 फैक्टर और ऐसी चीज जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करे उनको हम बोल देंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन करने वाले जो एजेंट होते हैं उनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले एबायोटिक। एबायोटिक मतलब कि ऐसे एजेंट जो कि नॉन लिविंग होते हैं, जैसे विंड और वाटर। तो विंड विंड से जब पॉलिनेशन होता है इसको हम बोलते हैं एनेमोफाइल, और जो वाटर से पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफाइल। जिन प्लांट्स में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा उन प्लांट को हम बोलेंगे हाइड्रोफाइल, और जिन प्लांट्स में विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा उसको बोलेंगे हम एनिमोफाइल। अब ये जो विंड के थ्रू ज़्यादातर जो पॉलिनेशन होता है वो ग्रासेस में देखने को मिलता है, और वाटर में एक्वेटिक जो प्लांट रहते हैं उनमें उनमें देखने को मिलता है। बट जो ज़्यादातर और एक्वेटिक प्लांट रहते हैं उनमें वाटर थ्रू पॉलिनेशन हो जाएगा, बट सारे जो एक्वेटिक प्लांट रहते हैं वो वाटर को पॉलिनेटर के फॉर्म में यूज़ नहीं करते। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ एक्वेटिक प्लांट ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं कि सरफेस पे आएंगे और उनमें जो पॉलिनेशन है वो या तो इंसेक्ट के थ्रू होगा या फिर विंड के थ्रू, मतलब कि अ, वो शो करेंगे एंटीमोफाइली और एनेमोफाइल। So not all aquatic plants use water for the pollination like water and water lily। और ये दोनों क्या है, these plants come over the level of water, so एंटोमोफाइली और एनेमोफाइली, या तो ये इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करेंगे या फिर एयर के थ्रू पॉलिनेशन करेंगे। और अगर हम बायोटिक एजेंट की बात करें तो बायोटिक एजेंट भी पॉलिनेशन करते हैं। अब बायोटिक एजेंट में कौन कौन करेंगे, इंसेक्ट के थ्रू। अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उस पॉलिनेशन को बोलेंगे एंटेमोफाइली, और अगर बर्ड के थ्रू हो रहा है तो ऑर्निथोफाइली, बैट के थ्रू हो रहा है तो क्राइकटेरोफाइली। तो कायरेप्टेरोफाइली में क्या होगा, बैट के थ्रू होगा, और पॉलिनेशन में प्राइवेट और रेप्टाइल भी इंक्लूड होते हैं जो कि पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। थोड़ा सा और आगे जाएंगे बायोटिक एजेंट के बारे में, तो बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल्स, आंट, रैट्स, मॉथ, बर्ड्स में भी सनबर्ड और हमिंग बर्ड, क्योंकि यही नेक्टर को सक करती है। बैट्स, प्राइमेट्स में लेमूर, एबोरियल एबोरियल मतलब कि जो ट्रीज पे रहते हैं, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स, जैसे कि स्क्वेरल, स्क्वेरल, रेप्टाइल्स जैसे कि गार्डन लिजर्ड, गैको लिजर्ड, ये सब बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब यहाँ पे प्लांट अपना फायदा देख रहा है, मतलब प्लांट क्या चाह रहा है कि वो पॉलिनेशन हो जाए, जैसे वो अलग अलग फ्रेगरेंट, नेक्टर, ये सब चीज़ें बनवाते हैं। एनिमल पॉलिनेट प्लांट है, स्पेसिफिक पॉलिनेटर। तो कुछ प्लांट क्या होते हैं उनके जो पॉलिनेटर रहते हैं वो स्पेसिफिक रहते हैं, तो वो हाँ, ये लो प्लांट है, इसका पॉलिनेटर ये फिक्स है। जैसे कि कुछ प्लांट और पॉलिनेटर इतना कनेक्टेड रहते हैं कि वो अपनी लाइफ लाइफ जो है वो एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जैसे प्रोनोवा मॉथ और यूका प्लांट। ये दोनों क्या है, ये दोनों शो करते हैं म्यूचुअलिस्टिक ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म मतलब कि इनको म्यूचुअलिज्म लाइक ये दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन के बिना, एक दूसरे की हेल्प के बिना अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वो कैसे होता है, ये जो मॉथ रहता है ये क्या करता है, योगा प्लांट के जो ओवरी रहती है इसके अंदर अपने एग ले करता है। तो इसके बदले में ये क्या करेगा, सबसे पहले पोलिन ग्रेन को लाएगा और इसकी ओवरी में पॉलिनेट करेगा, पोलिन ग्रेन को जाके से वहाँ पे रख देगा। इसके बदले में क्या करेगा ये मॉथ, यूका प्लांट की ओवरी में अपने एग ले कर देगा। वो जब एग मैच्योर होंगे तो वो फीड करेंगे सीड्स पे, और कुछ 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 सीड को छोड़ देता है ताकि ये जो प्लांट है, यूका प्लांट है, ये ग्रो कर पाए, प्रोपगेट हो पाए। तो ऐसे भी कुछ एजेंट होते हैं। अब जो प्लांट रहते हैं वो फ्लावर रिवॉर्ड्स मतलब कि पॉलिनेशन के लिए रिवॉर्ड देने का भी काम करते हैं। तो प्लांट ऑफर वेरियस रिवॉर्ड गिफ्ट टू इंसेक्ट टू अट्रैक्ट देम, लाइक स्मेल फ्लावर्स एग्रीगेट टुगेदर टू बिकम विजिबल टू इंसेक्ट बाय मेकिंग फ्लोरोसेंस। क्या होता है कि जो छोटे छोटे फ्लावर रहते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं और वो एक अच्छा सा फ्लोरोसेंस मतलब रंगीला और चटकीला कुछ ऐसा बना देंगे जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे। और साथ में ही दूसरा, पहला तो ये हो गया इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लो। दूसरा, इंसेक्ट और जो भी पॉलिनेटर एजेंट है उसको वो न्यूट्रिशियस पोलन दे।
पोलन में भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है, तो वो कुछ पोलन को खाएंगे और कुछ वो पोलिनेशन करने में यूज़ करेंगे। तो सेकंड जो रिवॉर्ड हो गया वो क्या हो गया, गिव न्यूट्रिशन पोलन एज अ रिवॉर्ड। तो सेकंड पोलन पोलन फ्लोरल रिवॉर्ड हो जाएगा पोलन को। थर्ड कि वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर नेक्टर बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट वो क्या करेंगे, नेक्टर को खाने के चक्कर में पॉलिनेशन कर देते हैं। साइंस बनाने में जो जो प्रेग्नेंट है तो वो इंसेक्ट को, एनिमल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिससे कि पॉलिनेशन के चांसेस बढ़े। साथ में सीक्रेट फॉल ऑर्डर, अच्छा सा ऑर्डर दे दो, मतलब जैसे खुशबू प्रोड्यूस करेगा। प्रोवाइड सेफ प्लेस टू पॉलिनेटर टूडे है, और साथ में ही एग ले करने के लिए एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करेगा। इस चक्कर में भी एनिमल्स पॉलिनेशन करते हैं। बट हमेशा ये रिवॉर्ड काम नहीं करता है। कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो रिवॉर्ड तो ले लेंगे बट बदले हुए पॉलिनेशन नहीं करेंगे, उनको हम बोलते हैं पोलिन और नेक्टर रॉबर्ट्स। उनको हम क्या बोलेंगे, पोलिन और नेक्टर रॉबर्ट्स। तो ये ऐसे ऐसे एजेंट हैं और ऐसे इंसेक्ट हैं जो पोलिन और नेक्टर तो दे लेते हैं एज अ रिवॉर्ड, बट पॉलिनेशन नहीं करते। उनको हम क्या बोलेंगे, पोलिन और नेक्टर रॉबर्स। रॉबर्स बेसिकली मीन्स होते हैं चोर। ये यही चोरी ही तो कर रहा है, बदले में इनका काम नहीं कर रहा है, नेक्टर ले रहा है। इनको हम बोलते हैं पोलिन नेक्टर। नेक्स्ट थिंग तो वो है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है, अगर प्लांट कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करें, उससे चांसेस होते हैं कि वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में चला जाए। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, जहाँ पे कोई भी नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होगी उनकी प्रोजेनीज में। तो इससे बचने के लिए कुछ स्ट्रेटजी प्लांट्स फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है क्या, थोड़ा सा हम नज़र डाल देते हैं। क्या क्या स्ट्रेटजी प्लांट फॉलो करते हैं टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहला जो स्ट्रेटजी है उसको बोलते हैं अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल जो प्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अलग अलग टाइम पे एक्सपोज होते हैं। सो आइदर मेल पार्ट इज मेच्योर बिफोर द फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट इज मेच्योर बिफोर द मेल पार्ट। ऐसे क्या होता है, ये दोनों, ये जो फ्लावर है वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। दूसरा, अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड द स्टिग्मा ऑन डिफरेंट पोजीशन। इसमें क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा दोनों ही अलग अलग पोजीशन पे मेच्योर होते हैं, जिससे कि उसका जो पोलन है वो स्टिग्मा तक ना पहुंच पाए। जैसे कि स्टिग्मा क्या होगा, ऊपर हाइट में हो पोलन ग्रेन से और एंथर से, ऐसे में पॉलिनेशन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये ऐसे अरेंजमेंट काम करता है। ऐसे प्लांट क्या करेंगे, हाइट पे स्टिग्मा रखेंगे और उससे नीचे एंथर एंथर वाले फ्लावर रखेंगे। दस पॉलिन है फ्रॉम द सेम फ्लावर कांट रीच टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, हेंस ऑल्सो ऑटोगेमी इज प्रिवेंटेड। तो ऐसे में क्या होता है, ऑटोगेमी प्रिवेंट हो जाती है, बट गाइटोगेमी कैन अकर। गाइटोगेमी मतलब क्या हो जाएगा कि कोई डिफरेंट फ्लावर इसको फर्टिलाइज कर सकता है। एक ही फ्लावर में क्या होगा, स्टिग्मा ऊपर हो गया और एंथर नीचे हो गया। तो ऐसे में बहुत कम चांसेस है कि वो जो एंथर से पोलन ग्रेन है वो ऊपर जाके फर्टिलाइज कर पाए। बट देयर इज अ चांस कि कोई और फ्लावर उससे ऊपर हो तो उसका जो एंथर है वो नीचे वाले स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर दे। तो वहाँ पे चांसेस है कि गाइटेड हो सकता है कि सेम प्लांट पे डिफरेंट फ्लावर से पॉलिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब जो होता है, इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म दैट डजंट अलाउ द पोलन ऑफ सेम जेनेटिक कंपोजिशन टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। तो होता क्या है, ये जो पोलन ग्रेन रहता है वो स्टिग्मा पे, जैसे स्टिग्मा है, जब स्टिग्मा पे बैठता है तो ये क्या करता है, पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करता है। तो कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं जो सेम फ्लावर के पोलिन ग्रेन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। उनसे पोलिन जब स्टिग्मा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो उससे पोलिन ट्यूब जनरेट ही नहीं होगी, और जब जर्मिनेशन ही नहीं होगा पोलिन ट्यूब का तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये स्ट्रेटजी भी फॉलो करते हैं। और उसके बाद लास्ट, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल। एक टाइप के फ्लावर केवल एक ही टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक्सपोज करेगा और एक ही टाइप के उस पे फ्लावर पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए। इस टाइप से वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, और इन्हीं स्ट्रेटजी को बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस। सो नेक्स्ट जो हमारा है ओरिन क्रिस्टल इंटरेक्शन।
तो ये तो हमने सब पढ़ लिया पोलिन के बारे में और स्टिग्मा के बारे में। अब अब हम आगे बढ़ते हैं कैसे पोलिन और मिशन एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। कैसे पहचान दिए कि ये मेरी स्पीसीज का पोलिन ग्रेन है, देन कब पोलिन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, कैसे पोलिन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, तो वो सब हम इस चीज़ में पढ़ने वाले हैं। तो जो पोलिन पिस्टल इंटरेक्शन होता है केमिकल इंटरेक्शन, इसमें क्या होता है पोलिन ग्रेन कुछ केमिकल से भी करता है जिसको स्टिग्मा आइडेंटिफाई करता है और देन पोलिन ग्रेन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। सो दिस इज कॉल्ड कंपेटिबिलिटी और इनकम्पेटिबिलिटी। अगर पोलिन ग्रेन सही है, सेम स्पीसीज का है, तब वो पोलिन स्टिग्मा पोलिन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब जो वो कंपेटेबल है, और पोलिन ट्यूब का क्या होगा जर्मिनेशन होगा, पोलिन ट्यूब जर्मिनेट। बट पोलिन इज इनकम्पेटेबल और रॉन्ग टाइप, तो यहाँ पे कुछ भी पोलिन पोलिन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होगा। नो पोलिन ट्यूब जर्मिनेशन। तो ऐसे पोलिन क्रिस्टल इंटरेक्शन करती है, देन उसके बाद जब चेक हो जाता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन हो जाती है, केमिकल इंटरेक्शन हो जाता है, उसके बाद सिग्मा डिसाइड करती है कि यही सेम स्पीसीज का पोलिन है, देन तब वो पोलिन ग्रेन को जनरेट करने का आगे प्रोसेस करता है। सो इट्स अ केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन पोलिन एंड स्टिग्मा ऑफ क्रिस्टल दैट हैव क्रिस्टल टू रिकॉग्नाइज वेदर द पोलिन इज इनकम्पैटिबल और कंपैटिबल, कि वो सही टाइप का है कि नहीं। सो प्लांट ब्रीडर क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडर अंडरस्टैंड और वो क्या करते हैं, वो समझते हैं इन पोलिनोपिस्टल इंटरेक्शन को और उसको मैनिपुलेट कर देंगे, उसको अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा कि जो प्लांट ब्रीडर है वो अपने हिसाब का रिजल्ट और अपने हिसाब से प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लांट ब्रीडर अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट पोलिनोपिस्टल इंटरेक्शन टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। तो अपने जो भी रिजल्ट उनको चाहिए, वो भी हाइब्रिडाइजेशन उनको चाहिए, तो वो उस हिसाब से पोलिन पिस्टल के इंटरेक्शन को मैनिपुलेट करके वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसी से आता है एक टॉपिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, प्रो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम वेयर वी यूज अवर डिजायरेबल पोलिन फॉर पोलिनेशन। तो लाइक ये एक फ्लावर है जिसपे जिससे फ्रेगरेंस बहुत अच्छा है। फ्रेगरेंस क्या है, थोड़ा सा लाइक स्वीट स्वीट है, बट हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना है, थोड़ा सा अलग टाइप का और हमें यूज़ करना है। हम क्या करेंगे, दूसरे प्लांट का जो पोलन है उसको हम इससे वैसे हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे, इससे हम इंटरेक्शन कराएंगे। बट प्लांट तो क्या करता है, वो तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन करता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इस इंटरेक्शन को मैनिपुलेट करेंगे और अलाउ करेंगे कि ये स्टिग्मा ऐसी कंडीशन वहाँ पे जनरेट कर देंगे कि ये स्टिग्मा अलाउ करे कि वो पोलन ग्रेन जो कि दूसरी स्पीसीज का है वो यहाँ पे इंटरेक्ट करे और पोलन ट्यूब का जनरेशन करे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट के बीच में क्रॉस कराया जाता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज लाइक क्रॉस बिटवीन genetically different plant to get desired character। हमें जो कैरेक्टर चाहिए, हमने देखा कि प्लांट ए में एक अच्छा कैरेक्टर है जो हमें अच्छा फ़ायदा दे सकता है, प्लांट बी के फ्लावर में दूसरा एक कैरेक्टर है जो हमें और अच्छा फ़ायदा दे सकता है। लाइक अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कैसे भी ये दोनों जो फैक्टर है वो एक ही फ्लावर में दिखता है, एक ही प्लांट के फ्लावर में दिखता है, हमें और ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों के पोलिन को लेंगे, एक के पोलिन को एक के स्टिग्मा को, देन पोलिन को और पोलिन पिस्टल के इंटरेक्शन को हम मैनिपुलेट करेंगे और ऐसे फ्लावर को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनके पास सिंगल फ्लावर में ए और बी दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हों।
इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को, इस टाइप की टेक्निक को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये था हमारा अभी तक का डिस्कशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब पोलिन स्टिग्मा के द्वारा एक्सेप्ट हो जाता है, तो वंस पोलिन इज एक्सेप्टेड बाय स्टिग्मा, पोलिन क्या होता है, पोलिन जर्मिनेट होता है। वो क्या होता है, पोलिन पोलिन ट्यूब को जर्मिनेट करता है, पोलिन ट्यूब बनाता है। तो कहाँ से जब वो कहाँ से जर्मिनेट होगा, तो हमने पढ़ा था जब हम एंकर को पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था उसमें पोलिन ग्रे के बारे में। तो उसमें जर्म पोर के थ्रू वो क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। जम्पोर क्या था, वहाँ पे जो स्पोरोपोलिन रहता है वो एब्सेंट रहता है, उसके थ्रू वो होंगे, जनरेट होंगी, और बाद में पोलिन ट्यूब बनाएंगे। उसी पोलिन ट्यूब के थ्रू जो गैमीट रहेंगे, एक पोलिन में दो मेल गैमीट वाली सेल रहती है, तो वो क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में जो ओवम रहता है उसके साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएंगे। सो वंस पोलिन इज एक्सेप्टेड बाय स्टिग्मा, पोलिन जनरेट बाय जर्म पोल and it later release both gamete in the cytoplasm of cynoid या फ्रीफॉर्म एपिडस। तो फ्रीफॉर्म एपिडस क्या था कि जब वो जब हमने एम्ब्रायो सैक देखा था, तो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एड पे 3 सेल थी, उनमें था प्रीफॉर्म एपिडस जो कि गाइड करता था एंट्री ऑफ पोलिन ट्यूब की। इसी पोलिन ट्यूब के थ्रू क्या होता है, जो गैमीट्स हैं वो आके फ्यूज होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, दो दो गैमीट है, एक जो गैमीट है, एक जो मेल गैमीट है, वो फ्यूज होगा एक्सेल से, जो कि यहाँ मिडिल वन, और जो दूसरे गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई। हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे 7 सैंड और एक एक न्यूक्लिएटेड स्टेट रहती है। यहाँ पे जो लार्ज सेंट्रल सेल रहती है उसमें दो पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं। अब ये दो पोलर न्यूक्लियाई जब मेल गैमीट के साथ फ्यूज होते हैं, तब तब इस पूरे फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन। पहला, जब मेल गैमीट जो साइन गैमी लाइक जो एग सेल है इधर साइनर ग्रिड्स पे, उसके साथ फ्यूज हो जाए, तो वन ऑफ द मेल गैमीट डिटेल एग और साइन गैमी विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। तो ये एग सेल है, इसके साथ जब मेल गैमी फ्यूज होता है तो वो क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। इस फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। देन जो सेकंड गैमेट रहेगा वो सेंटर में जो पोलर न्यूक्लियर रहते हैं उसके साथ फ्यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियर रहते हैं और दो पोलर न्यूक्लियर सिंगल मेल गैमेट के साथ फ्यूज होंगी। इस पूरे फ्यूजन को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे हम, ट्रिपल फ्यूजन। और ये जो फर्टिलाइजेशन है, ये जो फ्यूजन है, तो यहाँ पे दो, तो ये होता है सेकेंड फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है, सेकेंड फर्टिलाइजेशन। यही दोनों फर्टिलाइजेशन मिलके हम क्या बोलते हैं, प्लांट हो जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। यही होता है डबल फर्टिलाइजेशन। पहला फर्टिलाइजेशन एग सेल के साथ, और पहला फ्यूजन मेल गैमेट का एग सेल के साथ, तो हो गया पहला फर्टिलाइजेशन। दूसरा मेल गैमेट का फ्यूजन विद द पोलर न्यूक्लियाई, हो गया सेकेंड फर्टिलाइजेशन। ऐसा प्लांट्स में चलता है डबल फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्राइड। सो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कवर किया था फर्टिलाइजेशन एंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो इस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब जैसा कि हमें पता था फर्टिलाइजेशन में देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में भी क्या हो रहा था, ये हमारा एम्ब्रियो सैक था, जहाँ पे दो सेंट्रल सेल में दो पोलर न्यूक्लियर मिल रही थी, एंड 3 यहाँ पे सेल थी, एंड 3 यहाँ पे सेल थी, इसमें से एक एग सेल थी। तो जब पोलिन ग्रेन आ रहा था, पोलिन ग्रेन जब यहाँ पे पोलिन ट्यूब बना रहा था, तो पोलिन ट्यूब से दो मेल गैमीट पोलिन ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइज कर रहे थे, पहला एग पे एंड देन दूसरा पोलर न्यूक्लियाई पे। तो यहाँ पे बन रहा था थ्री थ्री एन स्टेज। तो यही जो सेल है इसी को बोलते हैं 3N प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। सो इसको शॉर्ट में बोलते हैं PEC। तो जब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की, तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, जो कि फूड रिजर्व का काम करता है। देन इसके बाद हम बात करेंगे जाइगोट डेवलपमेंट की। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में क्या होगा, ये जो 3N और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है, ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी रैपिडली, और यहाँ पे बनाएगी एंडोस्पर्मिक टिश्यू। अब ये जो एंडोस्पर्मिक टिश्यू है, ये क्या रहेगा, ये
एक रिजर्व फूड मटेरियल की तरह एक्ट करेगा। ये क्या रहेगा, लिक्विड और लाइक फ्लूइड रिजर्व फूड मटेरियल की तरह एक्ट करेगा, जैसे कि कोकोनट में होता है, जैसा हम देखते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है एम्ब्रायो की डेवलपमेंट से पहले बन जाएगा, क्योंकि एम्ब्रायो को डेवलपमेंट करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए पड़ेंगे। तो ये क्या करेगा, एंडोस्पर्मिक टिश्यू, ये उसको एम्ब्रायो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने वाला है बेसिकली, आगे जाके हम बात करेंगे तो। सो इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होगा। एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होगा, ये जो पोलर न्यूक्लियर रहती है, जब इसमें से मेल गैमेट फ्यूज होता है तो ये 3n स्टेज सेल बनती है, 3n स्टेज। अब ये जो 3n स्टेज है, इसी को बोलते हैं हम प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। यही बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली डिवीजन करती है, देन उससे बनता है एंडोस्पर्मिक टिश्यू। अब ये भी जो एंडोस्पर्म रहता है, या तो इसमें सेल के सेल, ये जो सेल है इसमें जब डिवाइड होता है, ये सेल वॉल से भी सर्कल रह सकती है, जैसे कि वाइट पोर्शन रहता है कोकोनट में, वाइट पोर्शन जो रहता है ना कोकोनट में, तो वो जो सेल है वो क्या है, सेल वॉल उनके ऊपर डेवलप हो गई है। और जिन एंडोस्पर्मिक सेल में और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, जिन सेल में फर्दर डिवाइड होती है, उन सेल में अगर सेल वॉल नहीं है, तब वो लिक्विड जैसा रहेगी। और जैसा हम देख सकते हैं कोकोनट में, कोकोनट वाटर, सो इट्स अ एंडो लिक्विड एंडोस्पर्मिक सेल विदाउट सेल वॉल। राइट। सो यहाँ यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है। एंडोस्पर्म बेसिकली डेवलप होगा प्री एंडोस्पर्मिक सेल से, जो कि 3n स्टेज में होती है। वो बहुत जल्दी जल्दी रैपिड डिवीजन करके एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनाती है, जो कि रिजर्व फूड मटेरियल की तरह बिहेव करती है। तो ये था एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं जो सीड है हमारा, उसको हम एंडोस्पर्म के बेसिस पे किस टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो जो ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, जिसको हम एल्यूमिनस सीड भी बोल देते हैं, इनमें क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म है वो फ्रूट में रिटेन रहता है, जैसे कि कोकोनट हो गया, और वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ली हो गया, सनफ्लावर हो गया, कैस्टर हो गया। इनमें क्या रहता है, एंडोस्पर्म रिटेन रहता है, एंडोस्पर्म रिटेन रहेगा। जैसे हम कोकोनट देखते हैं तो उसमें भी हमें पल्प वाइट वाइट जो रहेगा ना, वो रिटेन रहेगा, तो हम उसको बोलेंगे एल्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड। अब कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें ये जो एंडोस्पर्म है वो पूरी तरह से यूटिलाइज कर दिया जाता है। तो एंडोस्पर्म, उन उन सीड को हम क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्यूमिनस सीड, जैसे कि हो गया पी, ग्राउंडनट, बीन और प्लाइट। तो ये सब क्या होगा, नॉन एल्यूमिनस सीड। इनमें क्या होगा, जो एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम कर लिया जाएगा ड्यूरिंग एम्ब्रायो डेवलपमेंट। तो जो एम्ब्रायो रहेगा वो सारा एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेगा। इसी वजह से ये जो सीड है वो कैसे रहेंगे, नॉन एल्यूमिनस और वी कैन से दैट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसके बाद थर्ड टाइप होता है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या रहेंगे, यहाँ पे जो न्यू सेल रहता है, न्यू सेलस क्या हो जाएगा, ये जो सेल रहती हैं एम्ब्रायो सेट में, जिससे कि मेगा स्पोर बनता है, फिर देन ये जो सेल बनती है, तो ये जो न्यू सेल है वो पर्सिस्ट रहती हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रायो डेवलपमेंट। उस टाइप की सीड को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। सो इसमें क्या रहता है, न्यू सेलस इज पर्सिस्ट, न्यू सेलस पर्सिस्ट रहेगा, जैसे कि ब्लैक ब्लैक पेपर और बीट और कॉफी में होता है। सो दिस इज अ पेरिस्पर्म। एंड इसके बाद आते हैं हम एम्ब्रायो डेवलपमेंट पे। सो एम्ब्रायो का कैसे डेवलपमेंट होगा, तो ये जो जैसे कि हमने पहली स्लाइड में देखा, तो एग सेल के साथ जब मेल गैमीट फ्यूज हो जाता है, तब हमारा एम्ब्रायो बनता है। क्या बनेगा, एम्ब्रायो। तो ये जो एम्ब्रायो है ये बनता है एग सेल से। अब यहाँ ये कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है माइक्रोपाइलर एंड पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो जैसे कि एग सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट अ माइक्रोपाइलर एंड। इससे जायगोट कहाँ, जायगोट और एम्ब्रायो कहाँ पे बनेगा, ये भी प्रेजेंट रहेगा माइक्रोपाइलर एंड पे। दिस इज अ सिंपल और बेसिक थिंग। अब जब एंडोस्पर्म बन जाता है उसके बाद ही एम्ब्रायो बनेगा ना, तो यहाँ पे वही पॉइंट लगा, तो वन सब एंडोस्पर्म इज फॉर्म, एम्ब्रायो डेवलपमेंट स्टार्स whose phases are quite similar in monopod and dicot। तो क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म जब बन जाएगा, तो जैसे इसलिए हमने इसको क्या पढ़ा था, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन को पहले पढ़ा था कि एंडोस्पर्म पहले बन जाएगा और ये एक फूड मटेरियल की तरह काम करेगा एम्ब्रायो के लिए। जब थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बन जाएगा, देन ये जो जायगोट है वो डेवलप होने लगेगा एम्ब्रायो में। अब इसकी भी अलग अलग स्टेज होती है, ये जो स्टेजेस है, ये दो फेजेस है, वो मोनोकॉट और डायकॉट में सेम रहते हैं। अब क्या क्या स्टेज रहेंगे, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जायगोट, जायगोट से ये बनेगा प्रो एम्ब्रायो, प्रो एम्ब्रायो से बनेगा ग्लोबुलर एम्ब्रायो, देन हार्ट शेप एम्ब्रायो, देन
मेच्योर एम्ब्रायो, वो लास्ट स्टेज रहेगी मेच्योर एम्ब्रायो की। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, सीड इज अ फर्टिलाइज ओव्यूल। सीड बेसिकली होता क्या है, सीड फाइनल प्रोडक्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये होता क्या है, इट्स अ फर्टिलाइज ओव्यूल। तो हमने देखा था ओव्यूल, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया था, ये क्या है, ये ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक था उसका स्ट्रक्चर। तो ये जो जब फाइनल स्टेज में होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो ये हम कह सकते हैं कि इट्स अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या क्या रहेगा, एक और जब एक सीड पूरी तरह से मैच्योर होकर बन जाता है तो इसमें क्या क्या रहेगा। तो अ सीड कंसिस्ट सीड कोट, कॉटिलिडॉन एंड एम्ब्रायनल एक्सेस। बेसिकली ये क्या हुआ, सीड कोट जो आउटर कवरिंग है, कॉटिलिडॉन्स रिजर्व फूड मटेरियल जैसे कि एंडोस्पर्म, जब उसमें जब सीड जर्मिनेशन करेगा तो उस टाइम के लिए फूड रिजर्व रहता है, तो ये उसको बोलते हैं कॉटिलिडॉन। अब कॉटिलिडॉन के बेस पे सीड भी दो टाइप हो सकता है, इट कुड बी मोनोकॉट और एंड इट कुड बी अ डाइकॉट। इसको हम आगे देखने वाले हैं। जैसे ही सीड मेच्योर होता है इट बिकम ड्राई। जैसे जैसे सीड जो है वो मेच्योर हो जाएगा, वो क्या होगा, ड्राई हो जाएगा। ड्राई मतलब कि उसमें वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा, तो आप केवल 10 to 15% ही मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा तो बाय मास। Due to this, seed metabolism slows down and it enters dormancy। क्योंकि वाटर का अमाउंट कम हो जाए तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। जैसे ही मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक इनएक्टिवेट स्टेट में पहुंच जाएगा, जिसको बोलते हैं डॉर्मेंसी स्टेट। तो दिस इज अ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। तो एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में देखने वाली क्या बात है, तो ये है मोनोकॉट का। तो मोनोकॉट में बेसिकली क्या होता है, एक ही कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होगा, एक ही जगह पे क्या होगा, फूड रिजर्व होगा। और इसमें बात कर सकते हैं ये कॉलेप्टाइल। कॉलेप्टाइल बेसिकली वो स्ट्रक्चर जहाँ से ये आगे जाके प्लीम्यूल और आगे जाके सूट वाला स्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। और इसमें प्रेजेंट रहेगा सूट मेरिस्टेम एंड रेडिकल। रेडिकल वो पार्ट होता है जहाँ पे रूट रूट डेवलप हुई, तो रेडिकल से रूट डेवलप होगी। तो दीज आर द बेसिक पार्ट ऑफ मोनोकॉट। सो इट इज अ डायग्राम ऑफ मोनोकॉट सीड। इसकी एम्ब्रियोनिक एक्सिस कैसी रहेगी, कुछ इस तरीके से एम्ब्रियोनिक एक्सिस रहती है, सॉरी। तो दिस इज अ मोनोकॉट एम्ब्रायो स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे डाइकोटिलिडॉन्स की। देख सकते हैं इसमें दो कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है और इसमें एक ही कॉटिलिडॉन प्रेजेंट रहेगा, लाइक दिस। तो दिस इज अ मोनोकॉट, सिंगल कॉट रहेगा, सिंगल कॉटिलिडॉन प्रेजेंट रहती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉट बोलते हैं। तो दिस इज अ मोनोकॉट और एंड दिस इज अ डाइकॉट। डाइकॉट क्यों बोला है, क्योंकि इसमें दो कॉटिलिडॉन प्रेजेंट है वो। एंड इसमें भी क्या क्या पार्ट रहते हैं, सो इधर प्रेजेंट रहता है अपाइकल मेरिस्टेम, मतलब कि यहाँ से लिम्यूल वाला पार्ट बनेगा, एंड दिस इज अ रेडिकल। तो रेडिकल से बनेगा फर्दर रूट वाला पार्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एम्ब्रायो डेवलपमेंट। मैंने देखा था एम्ब्रायो कैसे बन रहा था, कि जो हमारी एग सेल थी वो जायगोट, जायगोट से फिर प्रो एम्ब्रायो से ग्लोबुलर एम्ब्रायो के हार्ट से एम्ब्रायो, देन मेच्योर एम्ब्रायो। मेच्योर एम्ब्रायो कैसा दिखेगा हमें, मोनोकॉट में कुछ ऐसा दिखेगा, डाइकॉट में कुछ ऐसा दिखेगा, उसमें दो कॉटिलिडॉन प्रेजेंट रहेंगे। अब आते हैं हम थोड़े से इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो मोनोकॉट के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो ग्रासेस, मेज और कॉर्न। और डाइकोटिलिडॉन का क्या हो जाएगा, डाइकोट जैसे पी पी वगैरह, तो ये सब क्या हो जाएंगे, डाइकोटिलिडॉन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या एडवांटेज है सीड होने के, क्यों एक प्लांट सीड को प्रोड्यूस करेगा। तो तब तो सीड जर्मिनेशन क्या डिपेंड करता है वाटर की रिक्वायरमेंट पे। अगर वाटर रिक्वायर्ड होगा तभी सीड जर्मिनेशन करेगा, तो ये एक एडवांटेज प्रोवाइड करेगा कि प्लांट तभी ग्रो करे जब वहाँ पे एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाए उस सीड को। सो सीड जर्मिनेशन डिपेंड ऑन वाटर, हेंस इट कांट जर्मिनेट इन द ड्राई प्लेस एंड कैन बी स्टोर एट अ ड्राई प्लेसेस। तो ड्राई आप, क्योंकि उसको जर्मिनेशन के लिए क्या है, वाटर रिक्वायर्ड है, तो ये कहीं भी जर्मिनेट नहीं हो जाएगा। ये सूखी जगह पे जर्मिनेट हो गया जहाँ पे सर्वाइवल के चांस ही नहीं है, तो वहाँ पे जर्मिनेट नहीं होगा। ये केवल वहाँ पे जर्मिनेट होगा जब उस प्रॉपर उस जगह पे sufficient amount of water present है। So this is a advantage of seed, and seed can be dispersed to new places। और seed क्या हो सकता है, नई जगह पे फैल सकता है।
और अदर एरिया में कॉलोनाइज हो सकता है। अब नहीं होता ऐसा, सीड डिस्पर्स नहीं होता, मतलब कि प्लांट के नीचे हो जाता, तो वो एक बहुत ज़्यादा लाइक कॉम्पिटिटिव प्लेस बन जाता है कि एक ही छोटे से एरिया में बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारी सीड ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक डिफ़िकल्ट कंडीशन हो जाती है सर्वाइवल के लिए। तो एक सीड एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि ये बहुत दूर-दूर तक फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है? देन इसके बाद सीड आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है? सीड क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए इनमें क्या होता है? न्यू न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि जो सीड रहते हैं वो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन को इंक्रीज करेंगे और ज़्यादा हमें न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन को दिखाई देंगे। अब इसके बाद सीड हैव स्टोर फूड टू नरिश सीडलिंग टिल द टाइम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट इन यंग प्लांट। जो यंग एम्ब्रायो रहता है उसमें फूड स्टोर रहता है, ठीक है? जैसे हमने पढ़ा था कॉटिलिडॉन्स, कॉटिलिडॉन्स में न्यूट्रिएंट्स स्टोर रहते हैं, जो कि जो यंग प्लांट रहेगा वो थोड़ा अमाउंट उसको थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड करेंगे तब तक कि वो फोटोसिंथेसिस ना स्टार्ट कर दे। एंड लास्ट पॉइंट, हार्ड सीड कोट प्रोटेक्ट यंग एम्ब्रायो। तो जो सीड रहते हैं उनमें हार्ड कोट भी रहता है जिससे कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रायो को। सीड कैन बी स्टोर एंड कैन बी यूज टू रेज क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन। तो अब इसी वजह से हम सीड्स को स्टोर कर सकते हैं और उनको नेक्स्ट ईयर एज अ क्रॉप के फॉर्म में यू ग्रो कर सकते हो। तो ये था हमारा एडवांटेज ऑफ सीड। इसके बाद प्रो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा? फूड का डेवलपमेंट। तो फूड किसे डेवलप डेवलप होता है? इट डेवलप फ्रॉम ओवरी। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओवरी मेक्स द फ्रूट। तो ओवरी वॉल जो रहेगी वो क्या बनाएगी? वो बना देंगे फ्रूट की वॉल, जिसको बोलते हैं पेरिकार्प। इन द मोस्ट प्लांट फूड डेवलप फ्रॉम द ओवरी ओनली, दे आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट। तो जो जितने भी ज़्यादातर प्लांट रहते हैं उनमें से ओवरी से ही फूड डेवलपमेंट होता है और उन्हीं फूड को ट्रू फ्रूट बोलते हैं। बट कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि अदर देन ओवरी वो फूड को डेवलप कर रहे हो, तो उन उस केस में हम क्या बोलते हैं? उन फ्रूट को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। In a few plants like apple, the fruit develop from the part other than the ovary. So एप्पल में क्या होता है? एप्पल में क्या होता है? थैलेमस जो रहता है, थैलेमस क्या करता है? एप्पल को मतलब जो फ्रूट रहता है उसको प्रोड्यूस करेगा। तो वो क्या है? एक टाइप का फॉल्स फ्रूट है। तो एप्पल में, कैसियो में और स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या है? फ्रूट फॉल्स फ्रूट है। क्यों फॉल्स फ्रूट है? क्योंकि ये ओवरी से डेवलप नहीं होते, ये अदर ओवरी के अलावा और किसी पार्ट से डेवलप हो रहे होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बेसिकली ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाए। तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ हो, तो उनमें सीड का डेवलपमेंट भी नहीं हुआ होगा। बेसिकली दे आर द सीडलेस प्लांट और सीडलेस फ्रूट, राइट? तो पार्थेनोकार्पिक बेसिकली विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का डेवलपमेंट, और उस फ्रूट को हम बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बनाना। नेक्स्ट थिंग इज द एपोमिक्सिस। सो एपोमिक्सिस में क्या होता है? जैसे कि हमने पार्थेनोकार्पिक में पढ़ा था विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन गया। एपोमिक्सिस में क्या हुआ? विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन गया, फ्रूट नहीं बनाया था, ठीक है? तो आई इधर क्या हुआ? विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन गया। तो इट इज द स्पेशल वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सीड बन जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। बेसिकली ये क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें ये मिमिक कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, इसमें ये सीड बना रहा है, वो भी बिना विदाउट फर्टिलाइजेशन के। इसमें क्या होता है? जो मेगा स्पोर रहता है, मेगा स्पोर जो एग सेल को डेवलप करता है, तो इसी में माइटोसिस हो जाता है, मियोसिस नहीं, माइटोसिस हो जाएगा। माइटोसिस में तो सेम रहता है डीएनए का, तो ये क्या बना देगा? एग सेल बना देगा, 2n जो है रहेगी ना, एग सेल बना देगी। यही एग सेल आगे जाके सीड में डेवलप हो जाएगी। इसी टाइप को बोलते हैं हम एपोमिक्सिस। तो apomixis, in the apomixis 2n, nega-spore mother cell directly make an egg cell by mitosis, which then give rise to embryo directly without fertilization that further makes seed. So this is a simple thing. Apomixis में क्या होगा? विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनेगा। वो एम्ब्रायो और एम्ब्रायो वाली सेल कहाँ से आएगी? वो आएगी मेगा स्पोर से। मेगा स्पोर 2n कंडीशन में रहता है, उसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, वो बनाएगा एम्ब्रायो, डायरेक्टली ये बना देगा एग, जैसे एग और मतलब मेल और फीमेल के बीच जैसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पे डायरेक्ट एग का डेवलपमेंट होगा मेगा स्पोर मदर सेल से।
राइट। इसके बाद लास्ट थिंग, इट इज अ पॉली एम्ब्रायोनी। पॉली एम्ब्रायोनी में क्या होगा? इट इज अ फिनोमेना वेयर टू और मोर एम्ब्रायो डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज एग। केवल एक ओव्यूल, मतलब सिंगल ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रायो हो जाए। जैसे कि हम सिट्रस, मतलब कि नींबू वगैरह के प्लांट में कुछ होता है, और कुछ प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे क्या होता है, एक ही एम्ब्रायो में बहुत सारे, सॉरी, एक ही ओव्यूल में बहुत सारे लाइक एम्ब्रायो हमारे पास हो गए, एक ही ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रायो, उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रायो। जैसे हम नाम से ही पढ़ सकते हैं, पॉली मतलब मैनी, एम्ब्रा मतलब एम्ब्रायो। after the fertilization zygote, after the fertilization or development become the embryo. So polyembryo is a polyembryo is a condition when the where the two or more embryo develop from a single fertilized egg. सिंगल fertilized और egg और zygote से बहुत सा, लाइक ट्विन्स, जैसे कि ह्यूमन में होता है ट्विन। तो ऐसे ही क्या होगा, एक सिंगल fertilized egg से दो, या मतलब एक या एक से, सॉरी, एक तो बनेगा ही, बट जब एक से ज़्यादा बनेंगे तब उस कंडीशन को हम पॉलीएम्ब्रायोनी कह देंगे। So this is all about the chapter first. Hope you like it. Thanks for watching us.